आप सभी लोग का स्वागत करता हूं तूफान ट्रिक के इस चैनल पे। मैं आज आप लोगों को सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बताने वाला हूं, जो कि परीक्षा के नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक भी है। तो उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा जिस तरीके से आपको याद हो जाएगा। दो तरीका मैं अपनाता हूँ। एक मैप की विधि, जो कि आपको ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत ही मदद करता है, मानचित्र की विधि या हिंदी में कहें, और दूसरा ट्रिक की विधि। तो दोनों विधि जब अपना लेंगे तो याद रखिएगा, एक बार पढ़ेंगे तो फिर जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ये मेरा दावा है। तो आइए मैं चालू करता हूँ आपको पहला तंत्र। फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। आपको मैं बता दूं यहाँ पर ब्रह्मपुत्र के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है। ये आपका नदी तंत्र जो है ब्रह्मपुत्र, इसका उद्गम तिब्बत के पठार चीन से निकला था। ये देख रहे हैं, ये तिब्बत का पठार होता है। पहले ये चीन का भाग नहीं था, लेकिन अब चीन का भाग है तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया, चीन का भाग हो गया है ना। तो यहाँ से आपका ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है, लेकिन यहाँ पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं रहता है। इसको यरलुंग जंगबो कहा जाता है या तो सांगपो। इस चीन में क्या कहा जाता है, यरलुंग जंगबो और सांगपो के नाम से जाना जाता है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश, ये भारत का मानचित्र है, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम बदल कर दिहांग हो जाता है। और दिहांग के बाद जब ये असम में प्रवेश करती है तब जाकर उसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। याद रखिएगा, असम राज्य में ही इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, लेकिन फेमस अच्छा नाम है तो जाहिर सी बात है इसका नाम ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है पूरे भारत में, ठीक है ना। और फिर असम से होते हुए ये बांग्लादेश, ये क्या है, बांग्लादेश राज्य है। तो बांग्लादेश में आपके इधर से आते हुए गंगा नदी से मिलकर पद्मा नदी का निर्माण करती है और इससे होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और बंगाल मिलकर बंगाल की खाड़ी में क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा बड़ा जलप्रपात बनाती है। तो इस सभी के बारे में मैं बारी बारी आपको बात बताता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बताता हूँ इसका उद्गम कहाँ से होता है। याद रखिए, तिब्बत के पठार चीन से निकलते हैं। ये क्या, तिब्बत के पठार चीन। इसका इमेज दिमाग में बैठाए रखिए, इसका इमेज दिमाग में बैठाए रखिए, आसान से देखिए याद हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, यह नदी कौन कौन से देश से होकर गुजरती है। तो याद रखिए, ये 3 देशों से होकर गुजरती है। सवाल में पूछा गया, इस बार हाल ही पेपर में पूछा गया, तो बताइए निम्न देशों से नहीं होकर गुजरती है। और दे दिया गया था भारत, बांग्लादेश, चीन और एक पाकिस्तान भी दे दिया था। पाकिस्तान तो यहाँ पड़ता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी उधर से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है ना। बात समझ में आया। तो याद रखिएगा, ये चीन से होकर फिर भारत से होते हुए बांग्लादेश में, ठीक है, बहती हुई 3 देशों से होकर बहती है। याद रखिए इस बात को भी, ठीक है ना। फिर तिब्बत के मानसरोवर झील में 3 नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी बहती है। मतलब समझिएगा, मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ जो ये मानसरोवर झील पड़ता है, ठीक है ना। मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है या सिंधु नदी निकलती है। फिर यहाँ पर एक ताल पड़ता है जहाँ से आपका सतलज नदी निकलती है। तो याद रखिए, यहाँ से 3 नदियाँ, तिब्बत से, पठार से 3 नदियाँ निकलती हैं। याद रखिए इस बात को भी याद रखिएगा। ये भी सवाल क्वेश्चन पूछा गया था। एक नदी गंगा दे दिया था, जो कि आपके तिब्बत के पठार से नहीं निकलती है, तो वो अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से आंसर उसका वही हो जाता है। तो याद रखिए, इस सब छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा सब लोग, ठीक है ना। आगे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यरलुंग जांगबो, मैंने अभी बताया था कि इसको चीन में क्या कहते हैं, यरलुंग जांगबो या सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसका सांगपो के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम है, दिहांग नाम दिया जाता है। याद रखिए, फिर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद जब असम में प्रवेश करती है, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, जब असम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हुए जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में उसको जमुना नाम से जाना, किस नाम से, जमुना नाम से जाना जाता है। मैं पूरा स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, ठीक ना, बात सुनिएगा। मैं आगे चलता हूँ। तो देखिएगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी है, दाएं और बाएं से। याद रखिए, दाहिने और बाएं से सहायक नदियां कौन कौन सी, इस बारे में जानिएगा सब लोग। इसमें आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा, ये दाएं से तीस्ता नदी, सुबनसिरी नदी, कमेंग नदी, मानस नदी, दिवांग, दिवांग या दिहांग, ठीक है ना, ठीक है। दिहांग नदी, ये सभी सभी कहाँ है, ये सभी सभी दाहिने से, किधर, ऊपर से मिलती है। कहाँ से मिलती है, ऊपर से मिलती है। याद रखिएगा, ऊपर से मिलती है भारत में, ठीक है ना। जबकि बाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती है, याद रखिए, लोहित, बराक और कपिली। तो याद रखने की चीज क्या है, बस दाहिने से मत याद रखिए, बाएं से याद रखिए। लोहित, बराक और कपिली 3 नदियां जो है बाएं से मिलती है, तो जो बच्चे सब के सब दाएं से मिलती है। बस इतना याद रखिए, ठीक है ना। तो लोहित, बराक और कपिली। लोहित नदी जो है कि चीन से निकलती हुई आपके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर वहां से आपके असम में यहाँ पे माजुली का स्थान पता, माजुली से ठीक पहले आपको मिल जाती है। कहाँ, ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, ठीक है ना। याद रखिए इस बात को। इस बारे में भी मैं बारी बारी बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए, प्रमुख प्रमुख नदियों के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। वैसे छोटी छोटी नदियां तो बहुत ज्यादा नदियां होती हैं, उनके बारे में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। देखिए, मैं आपको छोटी छोटी नदियों के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी याद रखिए, मैं आपको थोड़ा सा
इमेज बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तीस्ता नदी, ये क्या है, तीस्ता नदी जो कि कहाँ से, सिक्किम से निकलती है। सिक्किम से निकलते हुए आपके थोड़ा सा भाग से पश्चिम बंगाल को टच करती है, और पश्चिम बंगाल को टच करते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये दिख रहे हैं नदी, याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये तीस्ता नदी है। याद रखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिक्किम से निकलते हुए पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में पड़ते और ब्रह्मपुत्र से मिलकर समायोजित हो जाते हैं, मतलब उसमें सहयोग नदी हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, इस बात को समझिएगा। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, यहाँ पे उसका उद्गम कहाँ से, सिक्किम से होता है। याद रखिए इस बात को। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ से ये तीस्ता नदी से फिर को लोहित नदी। अच्छा, लोहित नदी को खून की नदी भी कहा जाता है। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट, ये सवाल पूछा गया आपके पेपर में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, लोहित नदी। याद रखिए, लोहित नदी, ये वाली नदी जो है लोहित नदी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ इमेज के द्वारा, देखिए थोड़ा सा। तो इमेज देखिएगा सब लोग ध्यान से, यहाँ पर लोहित नदी ये है आपका। और लोहित लोहित नदी को क्या कहा जाता है, खून की नदी कहा जाता है। ये आपके चीन के भाग से निकला, चीन के भाग से निकला, अरुणाचल प्रदेश पर प्रवेश करते हुए सिक्किम के ठीक माजुली, एक बहुत फेमस स्थान है, उसके बारे में आपको ये बताऊंगा। ठीक है ना, तो उससे ठीक पहले मिल जाती है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, जो कि मैंने इसके पहले ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जब बता रहा था आप लोग को, उसी दौरान मैंने बता दिया था। ठीक है ना, याद है, तो याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, फिर आगे मैं बता दूं आपको, देखिएगा कि सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में माजुली नाम का निर्माण द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप जो कि भारत में द्वीप बनाया जाता है, सबसे बड़ा द्वीप माजुली। याद है कि माजुली कहाँ बनता है, मैं आपको ये बता दूं, याद है यहाँ पर बनता है। ये असम है, असम के एक माजुली स्थान का नाम है, माजुली स्थान का नाम, वहीं पे आपको माजुली नाम का द्वीप बनता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। जबकि यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बनता है, भारत से होते हुए बांग्लादेश में होते हुए सुंदरबन डेल्टा बनता है, जो कि विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा है। जबकि माजुली कहाँ बनता है, असम में राज्य में पड़ता है। याद देखिए, किस नदी के पर पड़ता है, याद देखिए ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, क्लियर है, याद रखिए सभी लोग। मैं आगे बात करता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसके बात करता हूँ आपसे, देखिएगा अब ये हो गया, ये हो गया। ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ पर आपका कुछ उल्टा सीधा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, आपको चुनाव आपका आ गया है, ये आपका, चलिए ठीक है। तो इसके बारे में बस इतनी बातें थी ना। और यहाँ पर मैं आपको कुछ और बातें बता दूँ, लोहित नदी, ब्रह्मपुत्र, इसके बारे में तीन ही तथ्य थे, जितने तथ्य थे ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको जानना, मैंने पूरी बात बता दी। मैं बता दूँ, याद रखिएगा, ये जब आपका अरुणाचल प्रदेश से जाती है, तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश के इस स्थान पर एक स्थान पड़ता है दिहांग। इसी के कारण यहाँ अरुणाचल प्रदेश से इस नदी क्या कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा, ये सवाल पूछा गया पेपर में। ठीक है ना, उस स्थान का नाम है, जब सांगपो या यलुंग जंगबो अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करते हुए किस स्थान से प्रवेश करते शुरुआत करते हैं, तो जाहिर सी बात है अरुणाचल प्रदेश के दिहांग स्थान से। याद रखिएगा इस बात को। मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर एक बात और निर्णय लेने वाली बात है। ठीक है ना, क्या निर्णय लेने वाली बात है, याद रखिएगा। इसके जितने भी नाम है सबको याद रखिएगा। और यहाँ तक जो, बस यही है। ठीक है ना, इतनी चीजें बात है, बस याद रखिएगा, काफी कुछ हो गया। ठीक है ना, अब मैं आता हूँ आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताना है। सिंधु नदी तंत्र के बारे में बता रहा हूँ, तो याद रखिए सिंधु नदी तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र देखिए, ये सिंधु नदी तंत्र है, और इसके बारे में सभी लोग देखिएगा क्या है। सिंधु नदी तंत्र के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत के पठार से होता है। मैंने अभी बताया था मिस्टर कि ये मानसरोवर झील होता है चीन, यहाँ से तिब्बत की पठार से, तिब्बत का पठार जो कि चीन में पड़ता है, वहां से सिंधु नदी निकलता है। यहाँ से एक नदी और निकलता है, जिसका इसका नाम क्या है, सतलज नदी। याद है, इस मानसरोवर झील से अगर सवाल में ऐसा पूछा है कि बताइए पश्चिमी की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदियां निकलती है, याद है दो नदियां निकलती हैं, कौन कौन सा, एक सिंधु नदी तंत्र, एक सतलज नदी। याद रखिएगा। और फिर ये इसके ये कुछ सहायक नदियां होती है, जिनके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है ना, इनके बारे में आपको मैं बारी बारी बताऊंगा। ठीक है ना, बात समझिएगा ध्यान से। ठीक है ना, तो इस सब के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है ना, फिलहाल में मैं आपको बता दूं, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत के पठार से निकलते हैं, जो कि पाकिस्तान के अरब सागर में जाकर गिर जाते हैं। ठीक है, ये अरब सागर पड़ता है, पाकिस्तान के अरब सागर में गिर जाते हैं। यह नदी तीन देशों से होकर गुजरते हैं। फिर वही बात है, तीन देशों से जैसे ब्रह्मपुत्र जाती है, वही तीन देशों से होकर ये सिंधु नदी भी जाती है। ये चीन का हुआ भाग, ये जम्मू कश्मीर जो भारत का भाग हो गया। अब बहती हुई जहाँ कहाँ से जाती है, पाकिस्तान से जाती है। ठीक है, क्लियर है। फिर आपको बता दूं, याद रखिए यह नदी चीन में मानसरोवर झील से तिब्बत के निकलते हुए भारत के लद्दाख में दमचो
नामक स्थान पर प्रवेश करती है। याद है क्या, ये जब लद्दाख में, ये पूरा लद्दाख का भाग होता है जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है अभी हाल में, ठीक है ना, 2019 से। जाहिर सी बात मैं बता दूं आपको, देखिएगा ये कौन सा स्थान से प्रवेश कर रही है, तो मैं बता दूं लद्दाख के एक बहुत फेमस स्थान है जिसका नाम दमचौक है। दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करते हुए आपको जम्मू कश्मीर के गिलगित से होते हुए, यहाँ पर कौन सा स्थान, जम्मू कश्मीर के गिलगित पड़ता है, इससे होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और पाकिस्तान में ये यहाँ पर कौन सा स्थान पड़ता है, मैं बता दूं पाकिस्तान का ददिस्तान। ये जो ददिस्तान देखे ना, ये पाकिस्तान का प्रथम स्थान है जहाँ से आपको सिंधु नदी प्रवेश करती है, और प्रवेश करती है कराची से होते हुए, कराची से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। याद रखिए पूरी बात को, ठीक है ना। आगे बात बताता हूँ आपको, ठीक है ना, कि सिंधु नदी कुछ सहायक नदियाँ होती है, सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियाँ होती है, उनके बारे में आपको बारी बारी बता देता हूँ, देखिएगा क्या होती है, ठीक है ना। तो सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती है, मैं पूरी पूरी बात बताऊंगा आपको, ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखते रहिएगा सब लोग। और आपको बता दूं कि याद देखिएगा इसके बारे में आपको जब भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना, देखिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि भारतीय लद्दाख में प्रवेश और सिंधु, यहाँ पे ले है, ठीक है ना, यहाँ पर ले है, यहाँ पर अधूरा लिखा गया है, ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ। ले, हाँ, ठीक है ना, लेह शहर पड़ता है जो कि सिंधु नदी के ठीक दाहिने तरफ पड़ता है। यानी कि दाहिने तरफ यहाँ पे मैंने इसलिए नोटिस किया है क्योंकि आपको पूछा गया पेपर में, इसलिए मैंने दाहिने आपको बताना भूल गया कि याद है कि सिंधु नदी के दाहिने लेह शहर पड़ता है, याद देखिएगा। और सिंधु नदी अब तो भारत में मिलने से पहले 5 नदियों में याद है कि सहायक नदियों से मिलती है। याद है कि जब आप अरब सागर जाती है तो उसके पहले 5 नदियाँ सहायक नदियाँ मिलती है, इसलिए जहाँ पर वो मिलती है उसको पंचनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचनद कहा जाता है। और याद रखिए जिस असम में, तो उसे बहावलपुर कहा जाता है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, याद रखिएगा। इस जवाब से है कि बताइएगा सिंधु की 5 सहायक नदियां जहाँ पर उनकी सिंधु नदी से मिलती है उस स्थान क्या नाम है, तो याद है बहावलपुर, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक पूरी बातें याद है। अब मैं बता दूं सिंधु नदी की मिलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, चिनाव, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास। अब बात समझिएगा, ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियां, लेकिन आपस में अगर बात किया, अगर गहराई से बात किया जाए तो ब्यास सतलज की सहायक नदी, ब्यास क्या है, सतलज की। और चुनाव, चिनाव, यहाँ पर चिनाव है, गलती लिखा हुआ है, चिनाव है। चिनाव का झेलम और रावी जो है ये दोनों इसके सहायक नदी है, चिनाव के, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बात बता दो आपको, ठीक है ना, देखिएगा। मैं बता दूं आपको चिनाव नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी बड़ी सहायक नदी कहा जाता है। याद रखिए चिनाव नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, जिसकी झेलम और रावी क्या है, सहायक नदियां, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस बात को याद रखिएगा। मैं बता दूं इसका उद्गम कहाँ से, हिमाचल प्रदेश के 12 लारा दर्रे से होता है। याद रखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पड़ता है, और यहाँ पर के 12 लारा दर्रा पड़ता है, एक दर्रा का नाम है, वहाँ से निकलते हुए आपको चिनाव नदी आपको सिंधु नदी मिल जाती है। याद रखिए चिनाव में देखें तो याद है चंद्रभागा के नाम से जाता है। चंद्रभागा के नाम से क्यों जाना जाता है, इस बारे में बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में यह इसका निर्माण आता है कि 2 नदियों से मिलकर, बताया छोटी छोटी, उनका एक का नाम है चंद्र नदी है, दूसरे का भागा नदी। तो इस प्रकार से चंद्र और भागा नदी से मिलकर उनका नाम भी चंद्रभागा नदी पड़ गया। याद रखिए इस बात को। इस नदी का प्रमुख सहायक नदी झेलम और सतलज है। याद है मैंने इसके बारे में पहले बताया, इस नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन है, झेलम और सतलज है, जो कि चिनाव नदी को सिंधु नदी में मिलने से पहले इसकी सहायक नदियां बनती है। याद रखिएगा, याद रखिएगा इसको, चिनाव नदी को जब सिंधु नदी मिला तो उसके पहले तक आपके झेलम और सतलज नदियां इसकी सहायक नदियां बनती है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे सब लोग। आगे बताता हूँ आपको, ये तथ्य आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब आगे बता देता हूँ, ठीक है, देखिएगा। तो ये तथ्य फिर शुरू में बता दिया था। अब आगे बताता हूँ आपको, देखिए सभी क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए। अब सतलज नदी के बारे में बताया जाता है। सतलज नदी मैंने बताया था आपको, एक ताल से निकलता है, उस ताल का नाम है राक्षस ताल। सतलज नदी के राक्षस ताल से निकलते हुए सिंधु नदी समानांतर बहती है। इस सवाल पूछा कि सिंधु नदी समानांतर बहने वाली नदी कौन सी, तो यहाँ पे 5 नदियां तो हैं, लेकिन 5 में 5 से कौन सी समानांतर बहती है, याद देखिए वो सतलज नदी है। समानांतर एकदम एक्यूरेट तो नहीं होता, लेकिन कहा जाता है कि समानांतर बहती है। याद रखिएगा सतलज नदी वो है, याद रखिए समानांतर बहती है। और याद रखिए इससे हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में बहालपुर में जाकर चिनाव नदी से सहायक नदी बन जाती है। याद रखिएगा बहालपुर में चिनाव नदी से सहायक नदी बन जाती है। याद रखिएगा सतलज नदी की सहायक नदी कौन है, ब्यास। देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सतलज नदी जो है किसकी नदी, सतलज नदी का ब्यास है, ब्यास जो है सिंधु नदी का सहायक नदी। इस बात को याद रखिए सब लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन बना रहे थे ना। सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताते वो याद रखिएगा, हर के क्षेत्र में ब्यास और सतलज नदी के संगम पर देश की सबसे लंबी नहर बनाई गई है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। याद देखिए यहाँ पे जो ये मिल रही है बिंदु, यहाँ से होते हुए राजस्थान तक
एक नहर बनाई गई जिसको क्या कहा, हरिके स्थान से, यानी यहाँ पर जो स्थान है वो हरिके, यहाँ से सबसे लंबी नहर कौन सी बनाई, इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान तक हो जाती है। याद देखिए इस बात को, सीन क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य था आपको। आइए अंतिम आपको तथ्य बता देता हूँ, याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, याद रखिए जब कब हुआ था, 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था। याद रखिए इसमें क्या हुआ था, उत्तरी भाग के ऊपरी 3 नदियां जो कि देख रहे हैं, ऊपरी 1 2 3, याद रखिए मैं आपको नाम रूप से बता, सिंधु नदी, झेलम नदी और ये चेनाब नदी, यह तीनों नदी किसको दिया गया था, याद रखिए सिंधु नदी, चेनाब नदी या झेलम नदी किसको, पाकिस्तान को दे दिया गया था। इसका नियंत्रण आपके ऊपर है। और बचे जो 3 नदियां हैं वो किसके हाथ में गया था, भारत के हाथ में। जैसे कि आपका ये नदी कौन सा है, आपको पता है, ये रावी नदी है, ये ब्यास नदी है, ये क्या सतलज नदी। याद है कि 3 नदियां किसके हाथ में गया था, ये भारत के हाथ में, ठीक है। तो इस पर काफी सवाल बनाए जाते हैं। याद है कि ये कब हुआ था, 1960 ईस्वी में हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आइए अब सवाल चालू करते हैं। आपको पहला सवाल दिया गया है, भारत में प्रमुख शहर लेह लद्दाख किस नदी की दाहिनी तरफ पड़ता है। तो फिर वही सवाल शायद मैंने बताया था आपको कि ये आपका सिंधु नदी होता है, सिंधु नदी जो कि आपके जम्मू कश्मीर के से होकर जाती है लेह लद्दाख के, जैसे पता है यहाँ पर इसके दाहिनी तरफ कौन सा पड़ता है, लेह पड़ता है। तो किस नदी की, सिंधु नदी के। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखिए, ध्यान से देखते रहिए सब लोग, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, मान इनमें से तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो जाहिर से तिब्बत के पठार से मैंने बताया था कि तिब्बत के पठार से गंगा नदी नहीं, वो तो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलता, ब्रह्मपुत्र निकलता, हाँ सही बात है। सिंधु नदी भी निकलती है, हाँ सही बात है। चेनाब नदी नहीं, चेनाब नदी तो आपका इधर से निकलता है, ठीक है। सतलज नदी, हाँ ये तिब्बत के पठार से। तो 2 3 5 2 3 5 इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है नहीं, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन बना है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न से ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम क्या है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम नहीं है, सवाल पूछा, क्या नहीं है पूछा है। जाहिर बात है सांगपो, हाँ इसका नाम है, तो ये जाहिर बात है गलत हो जाएगा। अच्छा दिहांग, हाँ दिहांग के नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से भी ब्रह्मपुत्र जाना जाता है। पद्मा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है कि नहीं, क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन बता चाहिए। अगला सवाल देखिए, तो देखिए पढ़ने का तरीका देखिए, एक बार अगर आप क्वेश्चन अपने से इमेज से अपने से पढ़ लिया, ठीक है ना, एक बार नहीं, जाहिर बात अगर आपको नहीं आता तो इसको 2 या 3 बार देखिए जरूर। आपको एक एक शब्द याद हो जाएगा, मानचित्र आपने दिमाग बैठा लीजिए, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ब्रह्मपुत्र नदी भारत के असम राज्य में कौन से द्वीप का निर्माण करती है, इस शब्द से कौन से द्वीप का निर्माण कर सकती है, करती है। जाहिर बात मैंने बताया था आपको कि ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में क्या, तो माजुली नदी, क्या माजुली द्वीप का निर्माण करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे याद है कि मैंने आपको बताया था, ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए ट्रिक क्या होता है, असम में मतलब औसम, मैं कहूँगा औसम, असम को मैं क्या पढ़ता हूँ, औसम। औसम को समझिएगा, औसम मतलब क्या होता है, दिमाग बना दिए एक बात, औसम मतलब मजा लेना है ना, मजा, मजा से क्या होगा, माजुली हो जाएगी, क्लियर, औसम, ठीक है, क्लियर, याद हो जाएगा सबको। आगे बताता हूँ अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। सिंधु नदी तंत्र के 5 नदियां, सहायक नदियां पाकिस्तान और जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को क्या है। तो याद है कि 5 नदियां मिलती है, उसलिए उसका नाम क्या, पंचनद पड़ता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। याद है किस बात को। अगला सवाल देखते हैं ध्यान से, क्या क्या सवाल में ध्यान से देखिएगा सब लोग, बताइएगा मुझे आंसर क्या होगा इसका, ठीक है ना। गंगा नदी किस नदी के सहायक साथ मिलकर पद्मा नदी का निर्माण करता है। तो मैंने बताया था कि आपको पद्मा नदी का निर्माण कैसे होता है, इधर से गंगा नदी जब जाती है, उधर से जमुना नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र आती है, और कहाँ, जब बांग्लादेश में, बांग्लादेश में जब मिलती है तो उसको क्या कहा जाता है, जमुना पद्मा कहा जाता है। किस नदी के साथ मिला, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, क्लियर है। याद रखिए इस बात को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बराक नदी का उद्गम भारत के किस राज्य से होता है। फिर ना मैंने बताया था बराक नदी के बारे में, आपको ज़्यादा नहीं बताया था, ठीक है, बता देता हूँ आपसे, है ना। बराक नदी ये बांग्लादेश, इधर से आपकी जमुना पद्मा जाती है, इधर से क्या होती है आपका ब्रह्मपुत्र आती है, ठीक ना। और जब बांग्लादेश में आ जाती है तो यहाँ पर याद देखिएगा, एक बराक नदी के नाम से नदी आती है, याद देखिए यहाँ पर जब मिलती आती है तो इसका नाम मेघना पड़ता है, तो मेघना नाम पड़ता है इस गंगा का नाम। याद बराक नदी कहाँ से आता है मैं बता दूँ, ये मणिपुर से, मिजोरम, मिजोरम से याद रखिएगा होते हुए आपको बांग्लादेश में चली जाती है। याद रखिए, तो मणिपुर से मिजोरम, याद रखिए तो कहाँ से निकलती है मैं बता दूँ, मणिपुर से निकलती है। तो इस प्रकार से इसकी सहायक नदी बराक नदी जो उद्गम कहाँ से होता है, मणिपुर से। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, है कि नहीं, क्लियर है।
आगे बता देता हूँ, अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा सब लोग। निम्न में से कौन सी नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ निम्न में से बोला है, तो निम्न में से कौन सी नदियाँ हैं बताइए। तीसरा नदी सहायक नदी, हाँ ये है। लोहित नदी, हाँ ये भी है। इसके बाद सबसे नंबर सी हो जाएगा, दोनों नदियाँ जो है सहायक नदियाँ, तो इस प्रकार सबसे नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, सबको याद जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, ध्यान से बताइएगा सब लोग। ब्रह्मपुत्र नदी किन किन शहरों से होकर नहीं गुजरती, यही सवाल में किन किन शहरों से नहीं होकर गुजरती है, मैं बता दूं आपको। देखिए कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी किन किन शहरों से नहीं होकर गुजरती, तो देखिए भारत, पाकिस्तान, तिब्बत, चीन, बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र तो इधर से ये भारत होता है, ये भारत होता है, और इसके इधर से निकलते हुए इधर जाते हैं। तो मुझे पाकिस्तान तो इधर पड़ता है, तो इस इधर कहाँ जाते, तो जाहिर सी इसका किससे नहीं होगा, पाकिस्तान से। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नहीं जाती, नहीं गुजरती, इस सवाल में पूछा था, तो इस प्रकार पाकिस्तान इधर पड़ता है और ये इधर जाता है। ठीक है, क्लियर है, याद हो जाएगा सबको। आइए अगला सवाल देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां नहीं है, बताइए सहायक नदियां नहीं, तो मुझे बताया तीस्ता, सुबनसिरी, लोहित, ये तीनों क्या सहायक नदियां हैं। केन जो है ये गंगा की सहायक नदियां, तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा, है कि नहीं। क्लियर है, याद हो जाएगा सबको। अगला बात क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए सब लोग। ब्यास नदी किस नदी की सहायक नदी है, यही सवाल है। ब्यास नदी, तो मुझे बताया था ब्यास, अगर मैं कहूँ तो ये सिंधु नदी का सहायक नदी है, लेकिन याद रखिएगा अगर गहराई से देखा जाता है तो ये सतलज नदी की, किसकी, सतलज नदी का ऑप्शन नंबर डी है, सतलज नदी की सहायक नदी है। याद रखेंगे सब लोग। इमेज देखिएगा दिमाग में, अगर आपको इमेज दौड़ेगा तो देखिए आप आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक ना। अगला सा देखिएगा, इनमें से किस नदी को पंचनद नदी की नाम से जाना जाता है, मैं बताता हूँ कौन सी नदी तंत्र है, सिंधु नदी, क्योंकि यहाँ पर 5 नदियाँ मिलती हैं, जाहिर सी बात है आप लोगों को पता होगा। पंचनद नदी तंत्र किसको कहता है, सिंधु नदी तंत्र क्या कहता है, पंचनद कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका नंबर सी हो जाएगा, याद हो जाएगा। ब्यास नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, ये सब पूछा, ब्यास नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। मैंने बताया था आपको रैस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जब आपको बताया था कि K12 एक लारा दर्रा है जो कि कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश पड़ता है। तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ऑप्शन भाई है कि नहीं। यार मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, इमेज में। अगला बताता है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सब लोग। सतलज नदी किस नदी के समानांतर बहती है, मैंने बताया था कि समानांतर तो होती नहीं, लेकिन समानांतर कही जाती है। तो जो कौन सी नदी की, मैं बता दूं सिंधु नदी की। इस पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है कि नहीं। क्लियर है, अगला सवाल देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो मैंने बताया था इसके बारे में अभी। ये सिंधु जल समझौता में 6 नदियां पूरी पड़ती हैं, 3 नदी उनके नाम और 3 नदी भारत के नाम जाती है। तो जैसे ये समझौता कब 1960 में होता है। या देखिए पानी की समझौता होता है, जैसे बूंद बूंद, बूंद गोला होता है, जैसे बूंद बूंद मतलब क्या, गोला गोला, थोड़ा सा गोला, इससे तो 1960 याद रखिए, ठीक है ना। तो 1960 इस पर आप सी याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सिंधु जल समझौता 1960 के उपरांत पाकिस्तान को निम्न नदियों में से कौन कौन सा नदी मिला हुआ है, जैसे बात है मतलब सिंधु नदी, हाँ ये मिला हुआ है, एक हो गया। फिर सतलज नदी ये नहीं मिला है, ये नहीं मिला है, ठीक ना, केवल ये मिला है, ठीक ना। फिर उसके बाद चिनाव नदी, हाँ चिनाव नदी मिला हुआ है, रावी नदी मिला हुआ है, झेलम और सॉरी चिनाव नदी, रावी मुझे सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी नहीं मिला, रावी तो भारत को मिला, ब्यास भी नहीं मिला। उसके बाद से मुझे कौन सा 1 3 5, 1 3 5 कौन सा मिला, 1 3 5, मुझे ऑप्शन नंबर ए मिला, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, सबको याद हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ना, मुझे दिमाग में इमेज अगर बढ़ जाएगा तो याद है कि कोई भी क्वेश्चन हो सिंपल से याद हो जाएगा। अच्छा अगला सवाल देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र तो प्रवाह निम्न देशों से होकर नहीं गुजरती, यही सब। सिंधु नदी तंत्र किससे नहीं, भारत से जाती है, हाँ जाती है। चीन से जाती है, तो मुझे पता है चीन से निकलती है, तो चीन में नहीं रहेगी। मुझे तो बांग्लादेश से जाती है, मुझे सिंधु नदी तंत्र क्या होता है, इधर से जाता है, भारत के इधर से जाता है, और बांग्लादेश इधर पड़ता है, बांग्लादेश इधर पड़ता है, तो जाहिर बात है बांग्लादेश से होकर नहीं गुजरती। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे इमेज के तरीके से, मैप के तरीके से, मानचित्र के तरीके से आपको सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र समझा दिया है। आप लोग इसको एक बार फिर से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। क्लियर है, इस प्रकार से आपको पूरा स्पष्ट याद हो जाएगा, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा परीक्षा में। याद रखिएगा, आसान तरीके से आपको अपना परीक्षाओं के क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके लिए इतनी ही काफ़ी है, आपको आज इतना ही काफ़ी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब आप लोग को अलविदा करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा में शेयर जरूर करिएगा। मैं चाहता हूँ कि शेयर जरूर करिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरा सहयोग करें, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल पर आएंगे तो मैं आपको लाइव अच्छे से पढ़ाऊंगा, और अच्छे से पढ़ाऊंगा, और सीधे लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होंगी आपको।
ठीक है, क्लियर है? तो अलविदा, गुड।